हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। अब जैसे मैंने आपको शो किया बॉडी मूवमेंट्स, तो मेरे हैंड ने कुछ मूवमेंट शो की। ऐसे ही अगर आप बैठ के कॉपी पेन लेके बैठे होगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी तो आपको उसको नोट डाउन करना होगा। तो जब नोट डाउन कर रहे हो या आप कुछ भी राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, उसमें आपका कौन सा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है? आपके हैंड्स मूव कर रहे हैं, है ना। फिंगर्स में कुछ मूवमेंट हो रही है। ऐसे ही जब भी आप कोई डेली एक्टिविटी करते हो उसमें आपका कोई ना कोई पार्ट मूव करता है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो तो आपकी लेग्स मूवमेंट शो करती हैं। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट तरह की मूवमेंट शो होती हैं। कुछ एनिमल्स जंप करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्विम करते हैं। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं बॉडी की, ये मूवमेंट होने के लिए इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ये मूवमेंट्स हैं आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो अभी हमने कहा कि अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं कुछ मूवमेंट हो रही है, और वो मूवमेंट कौन से ऑर्गन की हो रही है, यानी कि जो लेग्स हैं उसकी हेल्प से ही हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। और जो ये मूवमेंट है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। अब लोकोमोशन है क्या? सो लोकोमोशन इट इज द मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी, यानी कि जब हमारी पूरी की पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी, फुल बॉडी मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। पॉइंट ए से जब हम पॉइंट बी पर जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी मूव करती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लोकोमोशन। अब जो हमारी बॉडी है वो एक फ्रेमवर्क है, और वो किसकी बनी हुई है, यानी कि उसका कुछ बेस तो होगा जिसकी वजह से हम पूरा हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज स्केलेटन। तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो स्केलेटन होता है वो बोन्स से बना हुआ होता है। अब जो बोन्स हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा स्केलेटन, इसमें आपको डिफरेंट तरह की बोन्स दिख रही होंगी जो एक दूसरे से कंप्राइजेस होकर फुल बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। तो जो ये बोन्स होती हैं, अब स्केलेटन की अगर हम बात करें तो है क्या? द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म आ फ्रेमवर्क। जो हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां होती हैं वो सभी एक दूसरे से मिलके एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करती हैं, और दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। और यही ढांचा क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। अब बोन्स, क्योंकि बोन्स ही वो बेस हैं जो एक दूसरे से मिलके स्केलेटन फॉर्म कर रही है। तो बोन्स हैं क्या? बोन्स दीज आर द हार्ड वाइट स्ट्रक्चर। हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं और वाइट कलर की होती हैं, और बिलो अवर स्किन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके नीचे, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, और बहुत हार्ड होती है, वाइट कलर की होती हैं। And what is the function of the bone? It protect our internal organs. जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? बोन्स का होता है। उनको प्रोटेक्ट करती हैं बोन्स, क्योंकि ये हार्ड होती हैं तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करती हैं, तो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन बोन्स परफॉर्म करती हैं। एंड बोन्स आर इनकेपेबल ऑफ बॉन्डिंग। कभी आपने बोन्स को मुड़ते हुए देखा है? बोन्स क्या बेंड कर सकती हैं? अब ये हमारी बोन्स है, क्या ये बेंड कर सकती है? बेंड बेटा कहाँ से कर रही है? अब आप कहोगे कि बिल्कुल मैम आप एल्बो से हैंड को बेंड कर रहे हो तो इसका मतलब बोन्स बेंड कर रही हैं, लेकिन हमारी बोन कौन सी है? यहाँ से यहाँ तक ये एक बोन है। उसके बाद जब यहाँ से ही हमारी जो बोन स्टार्ट हुई, ये हमारी सेकंड बोन स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये जो बीच में क्या है? जॉइंट है। जैसे आप दरवाजे भी हैं, दरवाजे को आप बंद और खोलते हो, ओपन एंड क्लोज करते हो, तो उसके बीच में भी कुछ जोड़ लगे होते हैं ना, जिनको हम हिंजेस कहते हैं। हिंज लगे होते हैं, जोड़ लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे और पीछे मूवमेंट करता है। तो ऐसे ही हमारी बोन्स कभी भी बेंड नहीं होती, लेकिन उनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से हम बोन्स को बेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब बोन्स बेंड नहीं होती लेकिन उनके बीच में जोड़ होता है, इसलिए हम ऑर्गन्स को बेंड कर पाते हैं। बोन्स को बेंड नहीं कर पाते, तो ऑर्गन्स को बेंड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द जॉइंट। अब जब हम इतना बात कर रहे हैं कि जॉइंट की वजह से ही हम सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बोन्स तो बेंड नहीं हो रही, तो ये जॉइंट है क्या? सो जॉइंट्स
जैसे अभी हमने बात की कि जहां पर हमारी दो बोन्स ज्वाइन है, क्योंकि मैंने कहा कि बोन्स क्या होती है, इनकेपेबल ऑफ बेंड, बोन्स को हम बेंड नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम अपने हैंड को देखें तो हम इसको यहाँ से बेंड कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारी बोन बेंड हो रही है? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने अभी बताया कि बीच में हमारा कोई जॉइंट है जहां पर दो बोन्स जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम उस पॉइंट से अपनी हैंड को मूव करा रहे हैं या बेंड कर पा रहे हैं। सो जॉइंट होते क्या हैं? द पॉइंट एट विच टू बोन्स आर फिटेड और जॉइंट टुगेदर, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो बोन्स 1 and 2 दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। यानी कि द पॉइंट एट विच टू बोन्स are joined together, this point is known as the joint. This point is known as the joint. So these are the point at which we can rotate and bend our bodies or the organ. अगर हम अपनी बॉडी की बात करें या किसी ऑर्गन की बात करें, तो यहाँ पर मैंने कहा कि जॉइंट है, तो यहाँ से हम अपने हैंड को मूव करा रहे हैं या बेंड कर पा रहे हैं। तो सेम वैसे ही कि अगर कहीं हमारी बॉडी में जॉइंट है तो वहाँ हम उस बॉडी पार्ट को आसानी से रोटेट कर सकते हैं या फिर उसको बेंड कर पाते हैं। लेकिन रोटेट और बेंड करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जॉइंट हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ जॉइंट? जब हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या हर एक जॉइंट, जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट है, लाइक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या ये यहाँ पर है, जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, क्या सभी एक टाइप के हैं? अगर हम अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को ध्यान से देखें तो हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स में अलग तरह की मूवमेंट होती है। अगर हम शोल्डर की बात करें तो हम अपने हैंड को रोटेट कर पाते हैं, लेकिन हम यहाँ से बात करें तो हम इस हैंड को सिर्फ इस डायरेक्शन में फोल्ड कर पाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो फोल्ड नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बोन्स की या हमारे जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो हर एक की अलग अलग है। और वो किस बेस पे अलग होगी? बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट। हमारे बॉडी के जो जॉइंट हैं वे डिफरेंट टाइप के होंगे और उसी की बेस पे उनकी मूवमेंट भी डिफर करती है। सो हम 4 टाइप्स के जॉइंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड इज द पाइवोटल जॉइंट, थर्ड वन इज द हिंज जॉइंट एंड फोर्थ वन इज द फिक्स्ड जॉइंट। तो बच्चों फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट होता क्या है? अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नेम को देखें तो बॉल मतलब बॉल कैसी होती है? गेंद, राउंडेड होती है ना। और सॉकेट मतलब कोई भी ऐसा जिसमें, जैसे सॉकेट आपके जो प्लग होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, उनमें आप वो क्या होते हैं, सॉकेट होते हैं, उनमें होलो कैविटी होती है, तो आप उसमें प्लग को आसानी से डाल सकते हो। तो ऐसे ही एक क्या नाम से लग रहा है कि एक बॉल शेप कुछ होगा और दूसरा उसमें एक कैविटी होगी जिसके अंदर हम उस बॉल को डालेंगे, उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। लाइक इट इज द टाइप ऑफ जॉइंट, यह एक ऐसे टाइप का जॉइंट है इन विच बॉल शेप और राउंडेड एंड, यानी कि जिसमें एक बॉल शेप होती है या एक गोल आकार का सिरा होता है, गोल सिरा होता है, ऑफ वन बोन, एक हड्डी होती है जिसका आखिरी सिरा कैसा होता है? गोल होता है, बॉल शेप का होता है, वो फिट होता है इनटू द होलो स्पेस ऑफ अनदर बोन। यानी कि कोई दूसरी हड्डी है जिसमें होलो स्पेस है, कोई खाली जगह है, वैसी ही गोल खाली जगह है और वो उसके अंदर फिट होता है। तो ऐसे जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। मान लो ये होलो कैविटी है, एक सिरा है बोन का जो होलो है, ऐसे जैसे आप नारियल खाते हो, नारियल का ऊपर से खोखा बच जाता है ना, वो कवर बच जाता है, वो गोल होता है, हाफ उसको कट दो तो वो मान लो एक होलो कैविटी है। अब दूसरी जो बोन है, ये बोन है, इसका ये सिरा कैसा है? राउंडेड है। अब ये इसके अंदर फिट हो गया तो ये बॉल एंड है और ये होलो कैविटी है, यानी कि ये सॉकेट है। तो जब एक बॉल एंडेड बोन किसी दूसरे होलो स्पेस में फिट हो जाती है उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और जब इसको हम मूव करेंगे तो ये ऐसे राउंड शेप में मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये ऐसा जॉइंट हमारा कौन सी जगह पे, हमारी बॉडी में कौन से पार्ट में है जहां पर ऐसे राउंड एंड राउंड मूवमेंट हो जाती है? सोचा ना आपने, कहां पर? शोल्डर में। अगर आप शोल्डर को राउंड एंड राउंड मूव कराना चाहो तो आपकी मूवमेंट हो रही है ना, तो ऐसे ही ये राउंड एंड राउंड मूव कर सकता है, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे ये आपका शोल्डर है, इसमें एक ऐसे होलो कैविटी है, इस तरह की ये होलो कैविटी है। अब किसी दूसरी बॉल का जो बोन है, ये एक बोन है, इसका सिरा कैसा है? ऐसे राउंड है। अब ये इसके अंदर ऐसे फिट है
और ये घूम भी सकता है, तो इसी को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं और ये हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल कहाँ होगा, जॉइंट इन शोल्डर, राइट। यहां से आप इजीली इसको घुमा सकते हो। नेक्स्ट वन इज द पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है? तो अगर हम पाइवोटल, जो कि सेकंड टाइप जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट की बात करें तो पाइवोटल जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द नेक एंड द हेड, यानी कि हमारी नेक जहां हेड से कनेक्ट होती है वहां पर पाइवोटल जॉइंट प्रेजेंट होता है। और अगर हम नेक की मूवमेंट की बात करें तो नेक की मूवमेंट की वजह से हम अपने फोरहेड या हम अपने हेड को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, राइट और लेफ्ट हर एक डायरेक्शन में बेंड करवा सकते हैं या मूव करवा सकते हैं। और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द पाइवोटल जॉइंट, क्योंकि हमारी नेक एंड हेड के बीच में जो जॉइंट है दैट इज पाइवोटल जॉइंट। तो पाइवोटल जॉइंट होता क्या है? इट इज अ जॉइंट वेयर अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। एक रिंग है, ये इस तरह की राउंड स्ट्रक्चर की हमारी जो नेक है, इट इज अ रिंग। तो जब जहां पर एक सिलेंड्रिकल बोन, सिलेंडर जैसी पूरी बोन, दिस इज द सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल शेप इस तरह की कोई बोन जब एक रिंग में, दिस इज द रिंग, और सिलेंड्रिकल बोन जब एक रिंग में फिट होती है उस जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। और वो इस रिंग में ही मूव करती है, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ एंड लेफ्ट एंड राइट, जहां पर भी मूव करती है, रोटेट करती है, इस जॉइंट को हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज टू बेंड द हेड, और इसकी वजह से जो हमारा हेड है वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड या हमारा हेड लेफ्ट टू राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब जो पाइवोटल जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से डिफरेंट है। आप कहोगे कि मैडम हम अपनी नेक को भी रोटेट करा सकते हैं, लेकिन हम अपने हैंड को भी रोटेट करा सकते हैं, लेकिन ये कैसे डिफरेंट है? क्योंकि अगर आप हैंड की बात करो तो आप हैंड को रोटेट तो करा सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड मूवमेंट के बाद उस हैंड को बैक नहीं लेके जा सकते, है ना। वो सिर्फ आगे की तरफ मूव कर सकता है। ऐसा तो है नहीं है कि आप पीछे की तरफ भी, जैसे आपने इस डायरेक्शन में अपने हैंड को आगे की तरफ फोल्ड किया है या आगे की तरफ फैलाया है, ऐसे कैसे हम पीछे की तरफ तो नहीं बेंड कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिटेड है, लेकिन अपनी नेक को हम पीछे भी मूव करा सकते हैं, आगे भी मूव करा सकते हैं, लेफ्ट भी मूव करा सकते हैं, राइट भी मूव करा सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए पाइवोटल जॉइंट डिफर होता है फ्रॉम द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। तो इस तरह ही हमारी जो पाइवोटल जॉइंट है वो एक सर्कुलर रिंग होती है और उसमें एक सिलेंड्रिकल बोन, जैसे ये सर्कुलर रिंग है, इसके अंदर सिलेंड्रिकल बोन फिट होती है और वो मूव करती है राइट एंड लेफ्ट, बैक एंड फोर्थ और रोटेट कर सकती है, एंड दिस जॉइंट इज नोन एज द पाइवोटल जॉइंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट। हम हिंज जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन इज द हिंज जॉइंट। बेटा हिंज जॉइंट जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, जब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी कि जैसे दरवाजा है, दरवाजे में जोड़ होते हैं, तो दरवाजा इस तरह से बंद होता है और इस तरह से ओपन होता है, तो वो सिर्फ आगे और पीछे ही मूवमेंट करता है, ऐसे गोल गोल या राउंड सर्कल में तो मूव नहीं करता ना, सिर्फ बैक एंड फोर्थ, क्योंकि यहाँ से वो कनेक्ट होता है और इस तरह से वो फ्लैप की तरह से आगे और पीछे जाता है। तो उसमें जो जॉइंट होते हैं उनको हम कहते हैं हिंज। तो उसी के नाम पे हमारा जो जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे की मूवमेंट करते हैं, उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। और ऐसे जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ है, सोच सकते हो। अगर हम एल्बो की बात करें, एल्बो में हमारा जैसे हम बैक आए फोर्थ यानी कि पीछे और आगे, पीछे और आगे, इस तरह की जो मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, हिंज जॉइंट। इससे ज़्यादा हम पीछे की तरफ इसको, जैसे हमने आगे की तरफ फोल्ड किया, अगर हम इसको सेम पीछे की तरफ फोल्ड करना चाहे तो क्या हम फोल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाते ना। तो इसका मतलब जो ये यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट है, कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। सो हिंज जॉइंट ब्रिंग्स मूवमेंट इन द बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। हिंज जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट हो सकती है किसी भी ऑर्गन की, उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। द नीज एंड द एल्बो, जैसे अभी हमने एल्बो की बात की, तो एल्बो हमारी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है क्योंकि इसमें हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही आपके नी, जो आपके घुटने होते हैं, वहां पर भी आप
पैर को पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हो नी से, लेकिन आगे की तरफ तो फोल्ड नहीं होते, तो सेम वहाँ पर भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें ये एक कैविटी होती है, एक बॉल की ऐसी कैविटी होती है, उसमें एक और बॉल ऐसे फिट होती है और फिर उसमें एक इस तरह की बोन फिट होती है। अब वो बोन सिर्फ क्या करती है, इस तरफ आगे और पीछे मूव कर सकती है। ये बोन फिट है इस बोन में, तो ऐसे ही ये सिर्फ क्या कर सकती है, यहाँ फिट है तो ये आगे और पीछे इस तरह से ही मूवमेंट कर सकती है, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती। इस तरह से ये पूरा ऐसे नहीं घूम सकती, क्योंकि यहाँ पर भी एक बोन प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ यहाँ से पीछे आ सकती है और आगे जा सकती है, पीछे आ सकती है और आगे जा सकती है। तो ऐसे ही जॉइंट जो हमारी एल्बो में और नीज में प्रेजेंट है, तो उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? सो फिक्स्ड जॉइंट की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड जॉइंट मतलब फिक्स, जो हिल नहीं सकता, अचल संधि, जिसको हम अचल संधि कहते हैं, मतलब जो हिल डुल नहीं सकती। तो फिक्स्ड जॉइंट ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, दैट जॉइंट्स आर इमूवेबल, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं होती, बिकॉज द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट मूव। इस जॉइंट में बोन्स इस तरह से फिक्स होती हैं कि वो मूव नहीं कर पाती, दैट दे कैन नॉट मूव, हिल नहीं पाती, मूव नहीं कर पाती। एंड द जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अगर आप अपर जो की बात करें और रेस्ट ऑफ द हेड, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। हेड से लेके यहाँ तक अगर हम अपनी कोई भी बोन को मूव कराने की ट्राई करें तो नहीं करेंगे। सिर्फ आप अपना माउथ ओपन करते हो तो उसमें आपका जो लोअर जो होता है, तो लोअर जो नीचे की तरफ मूव करता है, लेकिन अपर जो इमूवेबल है। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो जॉइंट प्रेजेंट है बिटवीन द हेड एंड द अपर जो, इस जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। एंड द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इस जॉइंट पर किसी भी बोन में मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इसको फिक्स्ड जॉइंट कहा जाता है। ओके, तो जब हम बोन्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो बोन्स में आप कई बार खेलते हो या कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का भी, तो उस टाइम पे उसमें इंजरी होती है बोन्स में। तो उस बोन्स की इंजरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से पार्ट में क्या इंजरी हुई है? तो वो डॉक्टर्स पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। कई बार आप लोगों का भी कभी कभार एक्सरे हुआ गया या आपके घर में किसी का एक्सरे हुआ होगा, तो उसमें एक फोटोग्राफ्स होता है, इसमें बोन्स शो होती हैं, और उन बोन्स के फोटोग्राफ्स को देख के डॉक्टर्स इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारी जो बोन्स हैं उसमें क्या इंजरी है या क्या प्रॉब्लम है। तो एक्सरे मशीन की हेल्प से ही उन फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं उन बोन्स के। तो एक्सरे मशीन्स मीन्स वी कैन गेट फोटोग्राफ्स ऑफ द बोन्स बाय अ मशीन कॉल्ड द एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन से ही हम बोन्स के फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरेज निकालती हैं। एक्सरेज हाई वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, और वो जब हमारी बॉडी पर पड़ती है तो बाकी तो सारे पार्ट में जो मस्कुलर पार्ट है, जो मसल्स वगैरह है, वहाँ से वो पास हो जाती हैं। तो जो बोन्स होती हैं, तो जब भी हम किसी पार्ट का एक्सरे लेना होता है, तो इस तरह से कोई पीछे बोर्ड होता है और उसमें हम एक्सरेज डालते हैं उस हैंड पे। जैसे अगर हमें हैंड का एक्सरे लेना है तो हैंड पे एक्सरेज डालते हैं, तो जो मस्कुलर पार्ट होता है हैंड का, वहाँ से तो वो एक्सरेज पास आउट होके पीछे चली जाती हैं, और जो सिर्फ बोन्स होती हैं, बोन्स क्योंकि हार्ड होती हैं, उसमें से वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यानी कि उनके आर पार, बोन्स के आर पार वो एक्सरेज नहीं जा पाती, तो उन बोन्स की शेडो पीछे फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से उसकी पूरा फोटोग्राफ्स उन बोन्स का आ जाता है और उसको एक्सरे कहते हैं। एंड द डॉक्टर यूज दिस फोटोग्राफ्स टू एग्जामिन द इंजरी एंड द डिजीज ऑफ द बोन। और इन फोटोग्राफ्स को देखकर ही डॉक्टर्स ये पता लगा सकते हैं कि बोन्स में क्या प्रॉब्लम है या क्या इंजरी है या क्या डिजीज हो गया है। तो इसलिए एक्सरे हमारी इंटरनल स्टडी करने के लिए, बोन्स की इंटरनल स्टडी करने के लिए यूज होते हैं। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में स्केलेटन के बारे में पढ़ा था कि स्केलेटन एक फ्रेमवर्क होता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा, जो बोन्स होती हैं आपस में कनेक्ट होके एक पूरा फ्रेमवर्क बनाती है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। अब उस स्ट्रक्चर में जैसे आप स्केलेटन देख रहे हो, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज स्कल, जो ये आपका पूरा पार्ट है, इसको हम स्कल बोलते हैं। अब स्कल में 2 मेन पार्ट्स होती हैं। स्कल कंप्राइजेस द 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द क्रेनियम। क्रेनियम आपका जो ये हेड वाला पोर्शन होता है, ये जैसे आप टच करके देखो तो बहुत हार्ड होता है, तो यहाँ से यहाँ पीछे तक जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। एंड द बोन्स ऑफ क्रेनियम्स आर फ्लैट, तो ये पूरी फ्लैट होती हैं, इनमें कोई जॉइंट नहीं होता। एंड दे आर हेल्ड फॉर्मली लाइक अ जिपर, और जिपर यानी कि एक
पैक्ड स्ट्रक्चर की तरह, जो अंदर वाले जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से पैक करके रखता है, उसकी तरह ये पूरा हेल्ड होता है। एंड इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, और प्रोटेक्ट हम करेंगे क्योंकि ये पूरी हार्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ब्रेन है, तो उसको पूरा पैक करके रखता है, इसलिए ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्रेनियम। आफ्टर द क्रेनियम द सेकेंड पार्ट इज द फेशियल बोन्स, जो आपका फेशियल स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंट बोन्स है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द स्कल। तो फेशियल बोन्स कंप्राइजेस द अपर, जो फेशियल बोन में आपके अपर जोस आते हैं, जो आपका अपर वाला ऊपर वाला जबड़ा है दैट इज द अपर जो, एंड द लोअर जो नीचे वाला जबड़ा, एंड द फ्यू अदर बोन्स, और साथ में जितनी भी आपके फेस में अदर बोन है वो कंप्राइजेस करती हैं फेशियल बोन्स। एंड द लोअर जो इज मूवेबल, जैसा कि हमने फिक्स जॉइंट में पढ़ा था कि जो हमारा अपर जो है दैट इज इमूवेबल जॉइंट, वहां पर वो इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो लोअर जो है दैट इज मूवेबल जॉइंट, यहाँ मूवेबल है। तो आप अपने कुछ भी खाते हो तो उसके लिए माउथ ओपन करते हो तो उसमें जो हेल्प करता है दैट इज लोअर जो। नेक्स्ट जो पार्ट है स्केलेटन सिस्टम का दैट इज बैकबोन। तो बैकबोन यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो आपके बैक में होती है, बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। और बैकबोन में 33 बोन्स होती है, यानी कि उसमें छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स होती हैं जिनका नंबर 33 होता है। 33 बोन्स होती हैं और वो एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे बहुत सारी बोन्स कनेक्टेड होती हैं, जो एक सिरे से दूसरी जुड़ी होगी, फिर दूसरी बोन उससे जुड़ी होगी, फिर नेक्स्ट जुड़ी होगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बोन्स जुड़ के यहाँ नेक से लेके नीचे हिप तक आपकी एक होलो ट्यूब फॉर्म करती हैं, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। इट फॉर्म्स अ होलो बोनी ट्यूब। तो ये बोन्स की होती है तो इसको बोनी ट्यूब कहते हैं, और ये होलो होती है मतलब अंदर से खोखली होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है। और जो ये 33 बोन्स, छोटी छोटी 33 बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होके ये पूरी बोन बनाती है, और जो कि आपको बहुत सपोर्ट, आपको बैंड होने में भी इजीली हेल्प करती हैं, इसलिए दिस इज द बैकबोन। नेक्स्ट इज द चेस्ट बोन। जैसे अब आपको अपनी चेस्ट को फुला के टच करके देखते हो तो आपको वहां पर कुछ रिंग शेप की बोन्स फील होती हैं। तो ये जो बोन्स होती है 12 पेयर्स होते हैं, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स, इनको रिब्स कहते हैं। तो जब ये आगे से चेस्ट कैविटी से पीछे बैकबोन तो को घेरे हुए होती हैं, आगे चेस्ट कैविटी से जुड़ी हुई होती है और पीछे बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये ऐसे 12 पेयर्स जब आगे से पीछे तक ऐसे सर्कुलर शेप में जुड़े हुए होते हैं तो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक केज बनाते हैं, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिब केज विच प्रोटेक्ट द हार्ट। और ये हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हार्ट और लंग्स क्या है, डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत नाजुक से ऑर्गन है, क्योंकि वो मसल्स से बने होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन है। तो उनके ऊपर ये कवरिंग का काम करते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको प्रोटेक्ट रखते हैं। बाहर से कोई भी फोर्स के साथ कुछ लगता है तो उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको रिब केज कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द शोल्डर बोन। तो शोल्डर बोन्स यानी कि जिसकी वजह से हमारा, जिन बोन्स को ज्वाइन करके हमारा शोल्डर बना हुआ है। तो शोल्डर हमारा किसी भी चीज को पुश करने में या पुल करने में जो भी फोर्स लगता है उसमें हमारा शोल्डर बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे शोल्डर बोन्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन्स। तो जहां पर हमारी शर्ट की कॉलर्स आती हैं, ये वाली जो बोन्स होती है इसको हम कॉलर बोन्स कहते हैं। इनसे एंड शोल्डर ब्लेड्स, जो ये वाला जो हिस्सा है, इसे शोल्डर ब्लेड से और कॉलर बोन मिक्स होके ये शोल्डर बोन्स बनाती हैं, जो कि हमें पुश या पुल करने में, फोर्स देने में हमारी बोन्स स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट वन इज द पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन बेटा जो आपका हिस्सा होता है बिलो द स्टमक, स्टमक से नीचे का जो पार्ट होता है वो पेल्विक रीजन कहते हैं। और वहाँ पर जो बोन्स होती हैं जो कि मिक्स होके वहाँ पर, इसमें मोस्टली 3 बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो आपको, जहाँ से आप बैठते हैं, आपको बैठने में हेल्प करती हैं। इस रीजन को पेल्विक रीजन कहते हैं। तो पेल्विक बोन एनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक। तो जो स्टमक से नीचे का जो रीजन है, जहाँ से आप बैठते हो, हिप रीजन जो है वो पेल्विक रीजन है, वहां पर पेल्विक बोन प्रेजेंस होती है। एंड दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, जिसके हेल्प से आप इजीली बैठ सकते हो, इसको पेल्विक रीजन कहते हैं, और जिससे ये बनता है उनको पेल्विक बोन्स कहते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है स्केलेटन सिस्टम में दैट इज कार्टिलेज। बोन के बारे में हमने डिस्कस किया, तो साथ में कार्टिलेज, क्योंकि सिर्फ बोन एक ऐसा पार्ट नहीं है जो हमारी पूरी बॉडी को कंप्राइज करता है, हमारी पूरी बॉडी फॉर्म करता है, उसमें कार्टिलेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्टिलेज क्या होती हैं? इट इज अ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल बोन। कार्टिलेज जो होती हैं वो सॉफ्ट होते हैं,
क्योंकि बोन्स के बारे में हमने पढ़ा, बोन्स बहुत हार्ड होती हैं लेकिन कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट होती हैं एंड मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, आराम से हिल डुल सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, पिन ऑफ द ईयर, पिन्ना यानी कि जो ये आपका पार्ट होता है ना, आप ईयर जहाँ से होल करते हैं, ईयर में ईयरिंग्स वगैरह डालते हैं, तो जो ये पार्ट होता है यानी कि ये पूरा जो पार्ट है, आपने इसको टच करके फील करके देखो ये पार्ट कैसा है, सॉफ्ट है। तो ये जो पार्ट है ये कार्टिलेजेस का बना हुआ है, तो इसको हम इधर उधर कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। सो इट इज द सॉफ्टर पार्ट एंड इट इज नोन एज द कार्टिलेज। नेक्स्ट इज द मसल्स। मसल्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी भी बहुत पढ़ चुके होंगे लोअर क्लासेस में भी। तो जो मसल्स होती हैं और ऑल्सो अटैच्ड टू द बोन्स, सिर्फ बोन्स हमारी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करती, उनके ऊपर अगर हम देखें तो जो ये सॉफ्ट पार्ट होता है ये मसल्स का बना हुआ होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और जो हम बोन्स की मूवमेंट कराते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द मसल्स। मसल्स ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होकर और एक्सपैंड होकर बोन्स को मूव करा सकती हैं। मीन्स देर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। आपको पता है जो बीच है, जो बीच पार्ट, अगर आप इसको टच करके देखो तो बीच में आपको हार्ड पार्ट फील होगा। तो जो हार्ड पार्ट है दैट इज बोन। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, जो बीच में जो ये प्रेजेंट है व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, दिस इज बोन, और उसके ऊपर और नीचे कुछ मसल्स हैं। अब उस मसल्स को आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि हमने उसको सिकोड़ा, तो आप यहाँ देखोगे बल्जेस हो गई यानी कि फूल जाता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो इसकी लेंथ भी शॉर्ट हो जाती है। ऊपर वाले की लेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी, और नीचे वाले की लेंथ, मसल्स की लेंथ लॉन्ग हो जाती है। अब जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे यानी कि फैला देंगे, तो ये वापस से वो जो बल्जिंग है वो खत्म हो जाती है और एक्सपेंड हो जाती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है तो उसकी वजह से जो मिडल की बोन है वो भी मूव करती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंड और द रिलैक्सेशन। सो द कंट्रैक्टेड मसल्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर। जैसा अभी हमने बात की, तो ये क्या है? रिलैक्स्ड है, रिलैक्स पोजीशन में। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ थिकर हो जाती है और छोटी हो जाती है साइज में, क्योंकि नीचे वाले पार्ट से यहाँ छोटी है, ऊपर वाला छोटा हो गया और नीचे वाला फैल जाता है एंड मोटी हो जाती है, थिकर हो जाती है। एंड द टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। और ये दोनों मसल्स, अपर मसल्स और लोअर मसल्स, ये दोनों मसल्स मिलकर ही किसी बोन को, जो मिडल में बोन है, उसको मूव करा सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बेटा गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, या वॉक करके करते हैं, रन करते हैं, फ्लाई करते हैं, या क्रॉल करते हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं। तो उसमें हम डिफरेंट एनिमल्स के लोकोमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म, यानी कि अर्थवॉर्म कैसे मूव करती है। तो अर्थवॉर्म यानी कि केंचुए, आपने देखा होगा कि जो केंचुए होते हैं ज्यादातर सॉइल में ही पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल पे ही फीड करते हैं और सॉइल को फर्टाइल करते हैं, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये मूव कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि ये पूरे अच्छे से ऐसे रेंग कर चलते हैं, स्लीथर्स जिसको बोलते हैं, ऐसे रेंगना, तो रेंग कर चलते हैं। एंड अर्थवॉर्म इट डज नॉट हैव बोन्स। तो इनका जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होता है ऐसे धागे की तरह का होता है और इसमें कोई बोन्स नहीं होती। पूरी जो बॉडी होती है वो मसल्स की बनी हुई होती है और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इस तरह के इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे हो, ये जो पिक्चर, दिस इज द अर्थवॉर्म, और इसमें पूरी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में बनी है, यानी कि रिंग्स बनी हुई है। एंड देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। तो सेगमेंट्स यानी कि टुकड़ों में, जैसे टुकड़े से बने होते हैं ना, तो टुकड़े आपस में जुड़े हुए होते हैं एंड फॉर्म्स रिंग ऑल ओवर। तो ये आपको धारियां दिख रही है, ये रिंग्स बनाती है। अर्थवॉर्म मूव्स बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो जो अर्थवॉर्म है वो मूव कैसे करती है? क्योंकि इसकी पूरी बॉडी मसल्स की बनी हुई होती है। और जैसा हमने मसल्स के बारे में अभी पहले डिस्कस किया था कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो उसी कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगी इसकी मसल्स, फिर रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, और यही रिदम कॉन्टिन्यूअस रहता है और इसी से जो अर्थवॉर्म होती हैं वो मूव करती हैं। तो पहले ये क्या करती हैं, जैसे अपने जो ये फर्स्ट पार्ट होती है, पूरा बॉडी है, तो जो आगे का पार्ट है, अगर इनको इस तरह से मूव करना है तो ये अपने फ्रंट पार्ट को
रिलैक्स करती है और इसको पूरी ग्रिप को अंदर ऐसे जमीन में पकड़ के रखती है। फ्रंट पार्ट को ऐसे एक्सटेंड करती है, यानी कि फैला देती है, रिलैक्स करती है मसल्स को। और जब ये आगे बढ़ जाती हैं तो फिर यहाँ से जमीन को पकड़ के रखती है और फिर पीछे वाले पार्ट को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर उसको रिलैक्स करती है, तो आगे बढ़ जाती है। फिर दोबारा से इस पार्ट को फिक्स करती हैं और आगे वाले पार्ट को बढ़ाती हैं, और फिर इस पार्ट को फिक्स करती है, फिर पीछे वाले पार्ट को बढ़ाती है। तो इस तरह से अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती है, यानी कि इस तरह से वो अपने एक पार्ट को पहले एक्सटेंड करती है, फिर पीछे वाले पार्ट को आगे लेके जाती है, फिर उसको फिक्स करती है, फिर आगे वाले पार्ट को लेके जाती है। तो इस तरह से अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स की वजह से वो इजीली मूव कर पाती है। It has large number of tiny bristles which attach to the muscles. इसकी बॉडी में छोटे छोटे ब्रिसल्स, यानी कि छोटे छोटे धागे लाइक आकार के इसकी बॉडी में से निकलते हैं। धागे लाइक कुछ संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बॉडी में से निकलते हैं और वो अटैच होते हैं मसल्स से। तो वो हेल्प करते हैं इनकी जमीन के साथ ग्रिपिंग करने में, जिसकी वजह से उन धागों से वो जमीन को अच्छे से पकड़ के रख सकती है। इनकी जमीन के साथ ग्रिप अच्छी बनाने में वो ब्रिसल्स हेल्प करते हैं। साथ ही जो अर्थवॉर्म होती है उसकी जो बॉडी होती है वो एक स्लाइमी सब्सटेंस, एक चिकना पदार्थ अपनी बॉडी में से निकालते जाते हैं, जो कि उनको अच्छे से रेंगने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो पूरी अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो पूरी लोकोमोशन में हेल्प करती है, और बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स अर्थवॉर्म can move from one place to another place. Next is locomotion of snail, यानी कि snails कैसे मूव करती है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो स्नेल्स को, तो स्नेल्स के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, उसको शेल कहते हैं। और जो ये शेल है ये बोन्स की नहीं बनती, ये बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। सो स्नेल्स जो होती है कॉमनली फाउंड ऑन द लैंड और ऑन द इन द सॉइल, यानी कि वो लैंड पे जमीन पे रेंग के चलती हैं या ज़्यादातर वो सॉइल में पाई जाती हैं। स्नेल्स एज हार्ड शेल, जो ये ऊपर का राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम शेल कहते हैं। बहुत हार्ड कवरिंग होती है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ द बोन, बोन्स की नहीं बनती, कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। एंड इट नॉट हेल्पफुल इन द लोकोमोशन, और ये उसकी मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करती, बस उनको प्रोटेक्शन के लिए होती है कि उनको कोई भी डेंजर फील होता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को इसके अंदर सेफ रखते हैं। नेक्स्ट, स्नेल्स मूव्स विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड फुट। जो स्नेल्स होती हैं उनकी अगर नीचे ध्यान से देख पा रहे हो तो उनमें मस्कुलर फुट होते हैं, यानी कि मसल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज हुए होते हैं, उनको कहते हैं फुट। और उन्हीं फुट की हेल्प से वो लोकोमोट कर पाती हैं, यानी कि मूव कर पाती हैं। एंड दे ग्लाइड अलोंग अ सॉलिड सरफेस विच इज लुब्रिकेटेड विद द म्यूकस, यानी कि साथ में ये एक म्यूकस, एक लुब्रिकेसी, कुछ स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसकी हेल्प से ये उन मस्कुलर फुट की वजह से इजीली किसी भी सरफेस पर चल पाती हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉकरोच। तो बेटा कॉकरोच आपने अपने घरों में भी बहुत जगह जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर देखे होंगे। तो कॉकरोच वॉक भी कर पाते हैं और स्मॉल हाइट तक, यानी कि थोड़ी सी डिस्टेंस तक या थोड़ी सी ऊंचाई तक वो इजिली फ्लाई भी कर सकते हैं। तो कॉकरोच, द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। तो जो उनके बाहर का जो पोर्शन होता है वो हार्ड होता है, और आउटर स्केलेटन जो होता है मतलब बाहर का जो पोर्शन होता है वो हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है। एंड इट हैज 3 पेयर ऑफ लेग, क्योंकि हमने कहा कि वो वॉक भी कर पाते हैं, तो उनके में यानी कि मीन्स कॉकरोच में 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, यानी कि टोटल 6 लेग्स उनमें होती हैं, जिनकी वजह से वो इजीली वॉक कर पाते हैं, चल सकते हैं। एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, क्योंकि वो स्मॉल हाइट तक उड़ भी सकते हैं, कुछ दूरी तक उड़ सकते हैं, तो उनमें 2 पेयर्स विंग्स के भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाई भी कर सकते हैं। एंड द मसल्स अटैच टू द लेग्स हेल्प इन द वॉकिंग। तो जैसा हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि जो मसल्स होती हैं वो मूवमेंट में बहुत हेल्प करती हैं, एक्सपेंड होती हैं, रिलैक्स होती हैं,
मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो जो मसल्स अटैच होती हैं विद द लेग्स के साथ जो मसल्स अटैच होती हैं वो कॉकरोच को चलने में हेल्प करती हैं। एंड द ब्रेस्ट मसल्स, क्योंकि जहाँ पर चेस्ट के पास जो विंग्स अटैच होते हैं वहाँ की जो मसल्स होती हैं जो विंग्स से कनेक्टेड होती हैं, अटैच होती हैं, वो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। और इस तरह से जो कॉकरोचेस होते हैं, ऑल्दो द कॉकरोचेस आर नॉट अ गुड फ्लायर, उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, लेकिन फिर भी वो कुछ दूरी तक, कुछ हाइट तक आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग प्रेजेंट होते हैं एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं। और क्योंकि वो कनेक्टेड होती हैं मसल से, इसलिए वो इजिली वॉक एंड फ्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करें अगर बर्ड्स की, तो आपने बहुत सारे आपके सराउंडिंग में बर्ड्स देखे होंगे, तो वो इजीली एक लंबी हाइट तक फ्लाई कर सकते हैं। अब वो इतनी आसानी से फ्लाइट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो कंप्रेस्ड होती है, जो उनकी बोन्स होती हैं अंदर से वो इस तरह की होलो बोन्स होती हैं। होलो मीन्स अंदर से खोखली होती हैं। तो जब भी वो स्ट्रक्चर्स बनता है बोन्स का, उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, होलो बोन्स की वजह से उनकी बॉडी वेट बहुत कम होता है, तो इसलिए उनको आसानी से वो ऊंचाई तक फ्लाई कर सकते हैं। अब उनका एक स्पेशल तरह का स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक स्केलेटन सिस्टम होता है और उस स्केलेटन सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारी मसल्स होती हैं जो कि एक पूरी बॉडी फॉर्म करती हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का जो स्केलेटन सिस्टम होता है और जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो एक स्पेशल तरह का होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि उनकी बोन्स कैसी होती हैं, होलो होती हैं, जो उनको लाइट इन वेट होती हैं, तो आसानी से फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो स्पेशल स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम होता है ये उनको काफ़ी हाइट तक फ्लाई करने में हेल्प करता है। वहीं पर द 4 limbs आर मॉडिफाइड टू बिकम विंग्स। 4 limbs यानी कि कभी आपने देखा है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, 2 ही होते हैं ना, तो जो उनके आगे वाले जो पैर होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब उनके बाहर वाला स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन वो मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, विंग्स फॉर्म करते हैं। एंड द बोन इनसाइड्स आर होलो, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, इसलिए वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि आगे वाले जो लिम्स हैं, 4 limbs हैं, वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, और बोन्स उनकी होलो है, खोखली हैं, तो लाइट वेट है, तो इजीली वो विंग्स उनको काफ़ी ऊंचाई तक, हाइट तक फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। सेम द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, यानी कि जो पीछे वाले लिम्स है, जो पीछे वाले पैर हैं, वो यूज होते हैं फॉर द वॉकिंग। बर्ड्स को आपने चलते हुए भी देखा होगा ना, तो जो पीछे वाले पैर हैं वो वॉक करने में बर्ड्स को हेल्प करते हैं। द शोल्डर बोन एंड द ब्रेस्ट बोन, अब जो बर्ड्स में जो शोल्डर होते हैं या फिर उनकी जो चेस्ट बोन्स होती हैं वो उनको सपोर्ट देती हैं टू फ्लाइट विच मूव्स द विंग्स अप एंड डाउन, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जो है उनके 4 limbs वो मॉडिफाई हुए हैं विंग्स में, तो उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स हैं या उनकी शोल्डर बोन्स हैं वो मसल्स को सपोर्ट करती हैं जब वो विंग्स को फ्लैप करते हैं, अप एंड डाउन फ्लैप करते हैं। तो उनकी जो मसल्स हैं, ब्रेस्ट की जो मसल्स हैं और शोल्डर मसल्स हैं, जो शोल्डर बोन्स हैं, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और वहाँ की मसल्स भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो इजीली फ्लाई कर सकें। तो इस तरह से जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक फ्लाई कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर हिंड लिम्स। तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट इज फिश, यानी कि फिश कैसे मूव करती हैं। तो आप लोगों को पता है कि फिश इज अ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पानी में रहने वाले जंतु हैं फिश। तो जो ये मछलियाँ पानी में रहती हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये तैरती हैं, स्विम करती हैं। तो स्विम ये कैसे करती है, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब टैपर्ड होती है, आगे और पीछे से ये इनकी बॉडी टैपर्ड होती है, नुकीली तरह की होती है, और बीच में से इनकी बॉडी थोड़ी सी चौड़ी होती है और पीछे और आगे से थोड़ी सी नुकीली होती है, तो उसको स्ट्रीमलाइंड कहती हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में इजीली मूव कर सकते हैं। तो फिशेज हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडीज दैट हेल्प देम टू स्विम, और जिसकी वजह से ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनको स्विम करने में हेल्प करती है। दे यूज टेल फिन फॉर स्मॉल जर्क्स, यानी कि अगर इनको कहीं पर भी जर्क लेना है, एक साथ तैरना है, जर्क यानी कि झटके से के साथ ये स्विम करती हैं, तो वो
हेल्प करते हैं इनके टेल फिन। तो जैसे आपने इसमें छोटे छोटे फ्लैप जैसे ईयर्स के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के यहाँ पर भी इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक पीछे टेल में भी ऐसे फैला हुआ एक पार्ट होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको फिन्स कहते हैं जो ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनका जो टेल फिन्स होता है वो इनको जर्क देने में भी हेल्प करता है थ्रू द वाटर, एंड द अदर फिन्स असिस्ट स्विमिंग, और जो दूसरे फिन्स होते हैं उनको फ्लैप करके ये इजीली स्विम कर सकते हैं वाटर में। द टेल फिन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर चेंजेस डायरेक्शन, तो क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्विम नहीं करती, इधर उधर रैंडमली मूव करती हैं, और जो टेल फिन है वो इनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। तो विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी, फिशेस कैन स्विम इजिली इनसाइड द वाटर। नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स इज स्नेक, यानी कि स्नेक कैसे लोकोमोट करती है, कैसे मूवमेंट करती है। तो बेटा जैसे स्नेक्स के आपने देखे होंगे, क्या कभी स्नेक्स को आपने लेग्स देखी है कि स्नेक्स में लेग्स होती है? नहीं देखी ना। तो स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक्स में लेग्स नहीं होती, और अब वो मूव कैसे करती है विदाउट लेग्स के? तो बिना लेग्स के जो स्नेक्स होती है उसकी जो बॉडी होती है वो मस्कुलर्स होती है, और उसमें लॉन्ग बैकबोन होती है। जैसे आपकी भी बैकबोन होती है लेकिन शॉर्ट होती है, लेकिन स्नेक्स की जो फुल बॉडी होती है उसमें बैकबोन होती है जो कि कनेक्टेड होती है विद द रिब्स, स्किन्स एंड द मसल्स। तो मसल्स से वो कनेक्टेड होती है, और उसी तरह से जो स्नेक्स होती है, जैसे अभी हमने बताया, डू नॉट हैव लेग्स फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए उनमें लेग्स तो नहीं होती, बट यूज देयर लॉन्ग बैकबोन, क्योंकि उनमें बैकबोन होती है और वो कनेक्टेड होती है विद द मसल्स एंड द रिब्स। सो बैकबोन अलोंग विद द मसल्स फॉर द मूवमेंट, तो वो उस बैकबोन के साथ उन मसल्स का यूज करती है, और आपको पता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होकर उनको रेंगने में हेल्प करती हैं। तो बैकबोन अलोंग विद द मसल्स हेल्प फॉर द मूवमेंट इन स्नेक्स। नेक्स्ट देयर बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। आपने स्नेक्स को देखा होगा, उसकी बॉडी कैसे होती है, इस तरह से रेंग के चलती है ना, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे लूप्स होते हैं, बहुत सारे लूप्स होते हैं, और जब वो लूप्स को ऐसे स्ट्रेट करती है, कोई भी कर्व है, कर्व लाइक लूप्स क्या होंगे, कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स, तो लूप्स उसकी बॉडी में बहुत सारे लूप्स होते हैं, और हर एक विच गिव्स इट टू अ फॉरवर्ड पुश, और उसको क्या करता है, जैसे लूप है, इस तरह से लूप है, और जब वो आगे करती है तो उसको फॉरवर्ड पुश, एक आगे की तरफ उसको धक्का मिलता है उस लूप की वजह से। तो ऐसे वो क्या करती हैं, उन लूप्स की वजह से वो बहुत इजीली, बहुत फास्ट मूव करती हैं, क्योंकि वो उनको एक जर्क प्रोड्यूस करते हैं, एक फोर्स उनको देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे कर्व्स यानी कि बहुत सारे लूप्स होते हैं, विच गिव्स इट्स अ फॉरवर्ड पुश, जो उनको आगे बढ़ने के लिए एक पीछे से पुश प्रोवाइड करते हैं, धक्का देते हैं, एंड बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे पूरा प्रेस करके और आगे की तरफ ऐसे फोर्स के साथ मूव करती हैं। तो इस मूवमेंट को, इस लूप से जो पुश मिलता है और ग्राउंड से वो प्रेस होके तो आगे की तरफ मूव करती हैं, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं, यानी कि रेंगना, वो रेंग कर चलती हैं। और उसमें कौन हेल्प कर रहा है, उनकी मसल्स और उनकी बैकबोन हेल्प कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ बैकबोन एंड द मसल्स, स्नेक्स कैन मूव इजीली ऑन द ग्राउंड, वो इजीली उन पर चल पाती हैं। हालांकि उनमें फुट या लेग्स नहीं होते, फिर भी विदाउट फुट और लेग्स के वो बहुत फास्ट मूव कर सकती हैं। तो बेटा जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, मीन्स गेट ऑफ एनिमल्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो गेट ऑफ एनिमल्स एक बुक लिखी थी, गेट ऑफ एनिमल, ये एक बुक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी थी? हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? इसके राइटर कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्टली 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इनके राइटर हैं अरस्तु। अरस्तु ने इस बुक को लिखा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने गेट ऑफ एनिमल नामक एक बुक लिखी है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया अपनी खुद की बॉडी के बारे में, यानी कि हम डिफरेंट मूवमेंट कैसे शो कर पाते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन कैसे मूव कर सकते हैं, या डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो कैसे लोकोमोट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो होप सो कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि हर एक बच्चे को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक अगर
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।